वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। जब भी हम लोगों ने रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने हैं तो आपको ये वाला फार्मूला हमेशा याद है। ये ये वाला फार्मूला हमेशा याद रखना। अब उसके बाद आपने जब भी किसी किसी का भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपने जो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने हैं तो आपने एन भर देना है। यहाँ पे एन हमारे पास क्या है, जीरो है। तो आप एन की वैल्यू क्या फिल कर दोगे, जीरो। तो यहाँ पे अगर वन माइनस जीरो तो वन ही आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल्स पर लीटर। और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो क्या आ गया, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास पहला इसका आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जब आपका रेट जो है, मान लो यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं, पर ना इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर सपोज करो ये लिखा मैंने एन बी, दो रिएक्टेंट है। अब ना तो जो हमारी रिएक्शन की स्पीड है ना तो इसके ऊपर डिपेंड करिए ना ही इसके ऊपर डिपेंड करिए, तो ऑर्डर दोनों को क्या है, जीरो है। तो इट मीन हम कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन के ऊपर। क्लियर है, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द रेट एट ए पर्टिकुलर रिएक्शन एक्स इज। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे तो आपने सबसे सबसे पहले काम क्या करना है, आपने बहुत इजीली ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने लिखना है आर इज इक्वल टू, मतलब रेट लॉ लिख लेना आप, आर इज इक्वल टू के। और यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। मान लो यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख लिया, ए ही लिख लिया, स्मॉल रिएक्टेंट है। अब ऑर्डर सेकंड है, यहाँ पे देखो आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिए तो यहाँ पे इसके ऊपर आपने टू लिख लेना। अब ये तो आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है, उसने कहा था एट ए पर्टिकुलर टाइम इज एक्स, रेट एक्स दिया हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, तो कहता अब इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज ट्रिपल्ड द रेट ऑफ, ट्रिपल्ड द रेट विल बिकम। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया जाए, मतलब इसको हम लोग थ्री टाइम्स कर दें, तो क्या होगा रेट। तो ये नया रेट क्या होगा, हम इसको थ्री को बाहर निकाल लेंगे तो साथ में ये इसकी पावर भी साथ में आ जाएगा। तो थ्री की पावर टू का मतलब क्या आता है, थ्री इंटू थ्री तो क्या आ जाएगा, नाइन। तो हमारे पास आएगा नाइन इंटू के ए पावर टू। अब ये जो है ये ऑलरेडी हमारे पास पहले ही दिया हुआ रेट एक्स दिया हुआ है, तो हमारे पास नाइन एक्स हो गया इसका। इट मीन्स आंसर इज सी। उसके बाद है फॉर ए रिएक्शन हैविंग रेट लॉ एक्सप्रेशन is this if the concentration of both A and B becomes A and B becomes four times the rate of reaction is। इसी को भी सेम इसी तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। आपके पास क्या है, R इज इक्वल टू के, ए की पावर आपको दी हुई है V/2, बी की पावर आपको दी हुई है 1/2। अब उसने क्या कहा है, कहता है इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बिकम्स फोर टाइम, मतलब ये वाली कंसंट्रेशन भी आपकी फोर टाइम हो गई और बी की कंसंट्रेशन भी आपकी क्या होगी, फोर टाइम होगी। तो मैंने फोर टाइम कर दिया यहाँ से यहाँ। बाकी जो ऊपर ऑर्डर दिया हुआ वो वैसे का वैसे लिख देना। अब हमने क्या करना है, ये वाली चीजों को बाहर लिख लेना है। फोर बाहर निकालूंगा तो उसके ऊपर कितनी पावर आएगी, 3/2। अगर इस वाले फोर को बाहर निकालूंगा तो इसकी पावर क्या आएगी, 1/2। इस वाले में 3/2 थी, इधर वाले में 1/2। बाकी सारा का सारा एज इट इज लिख देना है, ए 3/2 और बी 1/2। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, 2/2 और बाहर पावर क्या है, 3/2। और इस तरह से इधर क्या लिखोगे, 2/2 पावर टू और बाहर पावर क्या है आपकी, 1/2। बाकी ये सारा का सारा एज इट इज यहाँ पे लिख देना आपने। अब आप ये टू और टू कट जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। इधर भी इसी तरह से ये टू और ये टू कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16, और इधर आपकी क्या आ जाएगा,
ये जो पूरा का पूरा रेट है आपका आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर्स देखते हैं, तो उसने क्या कहा है, बिकम्स 16 टाइम्स हो जाएगा पहले से, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप ये चारों रिएक्शंस देखो तो हम इस तरह से तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन जीरो ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन। तो आमतौर पे हम लोग सिंपल याद रखने का तरीका क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, मान लो अगर सपोज ये वाली में ऐसे लिखा होता, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली रिएक्टेंट तभी रिएक्ट करेंगे जब लाइट इनको मिलेगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन को मैं बढ़ा दूं या इसकी कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज कर दूं, तो रिएक्शन जो रेट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन की स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या रिएक्शन जो है वो होएगी नहीं जब तक कि इसको लाइट नहीं मिलेगी। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये ऐसी रिएक्शंस जो कि सिर्फ कंसंट्रेशन, जिनकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शंस आगे नहीं बढ़ती हैं, उसका मतलब वहां पे रेट जो है वो कंसंट रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल आप छोड़ दो, ये इसका कोई आंसर यहाँ से ऐसे नहीं पता बता सकते हम लोग, ये तो फिर क्रैमिंग वाला हो गया कि ये वाली फर्दर रिएक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सिक्स, द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन कैन नॉट बी। देखो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर उसने कहा कांट भी। अब ये वाली चीज समझने वाली बात है कि जो ओवरऑल ऑर्डर है, देखो नेगेटिव जो ओवरऑल ऑर्डर नहीं हो सकता। मान लो एक रिएक्टेंट है, और मैंने कोई भी ऐसे लिख दिया, कोई रेट लॉ लिखा, ए और बी दो रिएक्टेंट है, तो हो सकता है कि किसी एक रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू आपका ऑर्डर नेगेटिव हो, बट इसका जो है वो नेगेटिव नहीं होएगा फिर। ओवरऑल जो है वो नेगेटिव, जब प्लस करेंगे ओवरऑल जो आपका रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट आ सकता है। नेगेटिव ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट के ऊपर फर्क पड़े, रेट डिक्रीज कर जाए। जैसे ओजोन है, ओजोन जब टूटती है यहाँ पे, जैसे जैसे ओजोन है, ओजोन जब ब्रेक होता है तो O2 + O बनता है, ये O फिर वापस जो है वो O2 के पास जाती है और ओजोन बना देती है। मतलब कि हमारे जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है उसकी मात्रा जो वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है कि वो खपत हो गया यूवी लाइट पड़ने पर, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये, हाँ विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द रिएक्टेंट इट इज, बट ओवरऑल इट इज नॉट नेगेटिव। विद रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट ये नेगेटिव हो सकती है। तो उसने कहा कांट भी, मतलब ओवरऑल, इसमें वर्ड लिखा हुआ ओवरऑल, इसलिए ये वाला आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल्स पर लीटर। टाइम के क्या होते हैं, सेकंड। तो क्या आ जाएगा, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर हो गया, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आगे करते जाए। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन मीन, सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, की जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ये तो ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसमें ये कह रहा है नो। डज नॉट कहता है टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती, ये भी गलत बात बोल रहा है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, ये भी गलत बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटालिस्ट आल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए केमिकल रिएक्शन, कि जब कैटालिस्ट को हम लोग यूज करते हैं तो उससे किस चीज में चेंज आता है, तो वो होती है एक्टिवेशन। मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास ये ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये रिएक्टेंट है, और इधर के आपके पास ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है।
ये वाली इस तरफ हम लोग लिखते हैं एनर्जी, और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये ग्राफ से हम लोग एक रिएक्शन को बता रहे हैं कि कैसे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील होता है, और इस तरफ हम लोग एनर्जी बता रहे हैं। अब ये जो रिएक्टेंट यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, इसका मतलब कि ये रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी पहले से ही एनर्जी है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बिल्कुल पैरेलल, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी इनको चाहिए, ताकि ये इस वाले बॉर्डर को, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाए, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब होता क्या है कि जब हम लोग कैटालिस्ट को यूज कर देते हैं, तो कैटालिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है। अल्टरनेट पाथ का मतलब कि रिएक्शन तो ऐसे ही होगी, बट ये इस तरह से हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये कहाँ पे, इसको सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए थी। अब इसके पैरेलल देखो तो एनर्जी कितनी चाहिए, ऑब्वियसली थोड़ी सी कम ही होगी, 80 होगी, 70 होगी। तो ये 80 और 70 कैसे हुई, जब मैंने कैटालिस्ट ऐड किया। मतलब ये जो सेकंड पाथ में शो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या करता है, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग द अल्टरनेट पाथ। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन कर रहे थे? हाँ जी, 10th क्वेश्चन। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब कैटालिस्ट हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है, द हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगी, आप बताओ? बढ़ेगी, डिक्रीज करेगी, अनचेंज रहेगी, या कुछ भी नहीं होगा? क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप बताओ? सोच के, पॉज करके सोचो, फिर मैं बताता हूँ। आप देखो इसमें क्या करना है आपने, आप सोच लिया होगा आपने बेटा। अब देखो इसमें क्या है, उसने कहा है कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, अब कैटालिस्ट करता गया, हमने अभी क्या देखा था, कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट बेसिकली किसको बोलते हैं, कैटालिस्ट उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देता है। डिक्रीज भी कर सकता है तो नेगेटिव कैटालिस्ट कहलाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि यार, कैटालिस्ट इज a substance which increase the rate of reaction without undergoing itself in the reaction। खुद रिएक्शन के अंदर गए बिना वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। उसका कोई लेना देना नहीं है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है। वो क्या करेगा, वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। उसका हीट इवॉल्व कर देगा या एब्जॉर्ब कर देगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जितनी होगी उतनी रहेगी। तो इसका आंसर क्या होएगा, रिमेन्स अनचेंज, मीन्स हीट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैटालिस्ट का काम सिर्फ क्या है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट हायर टेम्परेचर। मतलब जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ती हैं। इफेक्टिव कोलिजन्स क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इसका आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। क्लियर है? क्यों बढ़ जाती हैं इफेक्टिव कोलिजन्स? देखो सिंपल सी बात है, सपोज करो कि मैंने ये मोल में रिएक्टेंट्स हैं, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ये एक दूसरे के साथ और ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। तो कोलिजन्स भी बढ़ेंगी। और कहते हैं कि फॉर एवरी 10, मतलब एक एक्सपेरिमेंट देखा गया है, फॉर एवरी 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल, मतलब वो दुगना हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें इसने यही पूछा है कि यही बात की है कि हायर टेम्परेचर पे इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होंगी। जब कोलिजन्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ इफेक्टिव कोलिजन्स जो हो रही हैं वो भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज। नेक्स्ट इज इन बाईमोलिकुलर रिएक्शन इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस इट इज कॉल्ड। अगर बाईमोलिकुलर रिएक्शन है, मान लो एक ए प्लस बी ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, और आप उसके लिए रेट लॉ लिख रहे हो, ए एंड बी। अब वो क्या कह रहा है, कहता मान लो इसमें से कोई एक रिएक्टेंट बहुत एक्सेस में है। अब देखा जाए तो दो रिएक्टेंट हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी मतलब चांसेस है कि इसका ऑर्डर जो है वन इसका होगा, वन इसका होगा, तो ओवरऑल ऑर्डर दो होगा, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। बट जब भी एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो ना, तो हम क्या करते हैं, इसकी अमाउंट के ऊपर फिर डिपेंड ही नहीं करता रेट। रेट सिर्फ इसी की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये फिर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन। बट ऑर्डर वन, एक तो चीजें तो दो डाल रहे हैं, इसके साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब इन्वॉल्व तो ये भी हो रहा है, बट इसकी कंसंट्रेशन से कुछ हो नहीं रहा। तो इस वजह से हमसे बोल देते हैं कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्यूडो मीन्स फॉल्स। आप ये रोक जाए।
इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास, ये इसका ये वाला आंसर हो गया। 13th का क्या होगा? फॉर विच ऑफ द रिएक्शंस ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी हैव द सेम वैल्यू। किस टाइप की रिएक्शन के लिए जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एक स्टेप में ही हो जाती हैं, उनमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी जो सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने अभी बताया, स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की स्पीड है वो किसके ऊपर नहीं डिपेंड करती है। आपको पता है टेम्परेचर के ऊपर करती है, अभी हमने बात की है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ जाएंगी, स्पीड बढ़ जाएगी रिएक्शन। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब भी जो है वो रिएक्शन की कोलिजन बढ़ जाएंगी। अगर हम लोग कैटालिस्ट डालते हैं तो कैटालिस्ट क्या करता है, वो भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो इसका मतलब सभी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप क्वेश्चन में उसने पूछा किसके ऊपर नहीं करता, तो इसमें से तो कोई भी नहीं है भाई, इसका मतलब हो गया नन ऑफ।